हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत टी.एस. इलियट को पढ़ेंगे, उनके निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। इससे पहले भी हम पाश्चात्य काव्यशास्त्री पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा प्लेटो को, फिर अरस्तु, उसके बाद आगे आपके वर्ड्सवर्थ, फिर कॉलरिज, और आज हम पढ़ रहे हैं टी.एस. इलियट। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, टी.एस. इलियट ने अपने किस प्रसिद्ध निबंध में परंपरा की अवधारणा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा निबंध है इनका? है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा। ठीक है, जो इलियट हैं वो एजरा पाउंड के विचारों से सहमत और प्रभावित हुए हैं। ठीक है, साहित्यकार हैं एजरा पाउंड। निर्वैयक्तिक प्रज्ञा उसी की मान्यता है, जो निर्वैयक्तिक प्रज्ञा है वो उसी की मान्यता है। रोमांटिक कवियों की आत्मनिष्ठता के विरोध में दिया गया एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सिद्धांत है। ये क्या है? जो उस समय रोमांटिक कवियों की आत्मनिष्ठता से संबंधित, ये कह रहे हैं कि जो सिद्धांत दिए उन्होंने, उसके विरोध में दिया गया एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सिद्धांत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत क्या है? क्या है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत? ठीक है, देख लीजिए आप। इसके अनुसार या इनके अनुसार निर्वैयक्तिकता कविता में कवि के व्यक्तिगत सुख दुख या भावनाओं का सीधा प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कविता में कवि के जो व्यक्तिगत उनके सुख दुख हैं और भावनाएं हैं, उनका सीधे प्रकट नहीं होनी चाहिए, उनका सीधा प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। कवि को अपनी रचना में तटस्थ और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कवि को जो रचना कर रहा है कवि, उसमें उसको वस्तुनिष्ठ और तटस्थ होना चाहिए। अपने सुख दुख या अपनी भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सिद्धांत तो बहुत बड़ा होगा, हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्जाम में जो आ सकते हैं, जो आपको जानने जरूरी हैं, वही तथ्य इसमें बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, कवि का मन केवल एक माध्यम है। यह कह रहे हैं कि कवि का मन केवल एक माध्यम है। इलियट ने कवि की मन की तुलना एक उत्प्रेरक से की है। इलियट ने जो कवि के मन की तुलना की है वो किससे की है? एग्जाम में आता है कि कवि के मन की तुलना किससे कर रखी है? वो एक उत्प्रेरक से कर रखी है। देखिए, जिस प्रकार ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें प्लेटिनम की उपस्थिति में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, परंतु स्वयं प्लेटिनम अपरिवर्तित रहता है, मतलब प्लेटिनम में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसी प्रकार कवि के मन का कार्य केवल विभिन्न अनुभवों को आपस में जोड़ना है। रचना के दौरान कवि का अपना व्यक्तित्व उसमें घुल मिलकर अलग हो जाता है। उनका कवि का जो अपना व्यक्तित्व है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्लेटिनम अपरिवर्तित रहता है, उसमें उपस्थित रहता है, लेकिन वो बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कवि के मन की तुलना एक उत्प्रेरक से की है। ठीक है, आ गया होगा ये समझ। दूसरा तथ्य है भावनाओं का पलायन। ठीक है, अब क्या है भावनाओं का पलायन? कविता में कवि के व्यक्तिगत जीवन का रोना नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो कविता है उसमें कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रोना या उसका दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण मानवता की पीड़ा और सांस्कृतिक संदर्भों का कलात्मक प्रकटीकरण होना चाहिए। ये कह रहे हैं जबकि पूरे अपना ही रोना नहीं होना चाहिए या कवि का अपना ही दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण मानवता की पीड़ा, उसमें पूरी मानवता की पीड़ा, सभी का दुख समाहित होना चाहिए और सांस्कृतिक संदर्भों का कलात्मक प्रकटीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये है भावनाओं का पलायन। अब ये जो निर्वैयक्तिकता है उसके भी दो रूप माने गए हैं। पहला है प्राकृतिक निर्वैयक्तिकता, अर्थात यह एक सामान्य कुशल शिल्पी या कलाकार से संबंधित होती है। जो सामान्य निर्वैयक्तिकता है यह एक सामान्य कुशल शिल्पी और कुशल कलाकार से संबंधित होती है। दूसरा है विशिष्ट निर्वैयक्तिकता, यह एक प्रौढ़ कलाकार द्वारा प्राप्त की जाती है, जो अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य में बदल देता है। जो उसके व्यक्तिगत अनुभव है उसको सार्वभौमिक सत्य में बदल देता है। ठीक है, ये हो गया इनका निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। मतलब कवि को अपनी, इसका सामान्य अर्थ हो गया कि कवि जो भी रचना कर रहा है उसमें उसको तटस्थ रहना है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ और तटस्थ रहना है।
ये है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। दूसरा है परंपरा की अवधारणा क्या है। क्या है परंपरा की अवधारणा? इलियट के अनुसार परंपरा कोई पुरानी या जड़ वस्तु नहीं है। इलियट कह रहे हैं कि जो परंपरा है ये कोई पुरानी या जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है। उनका मानना था कि परंपरा में केवल अतीत का बोध नहीं, बल्कि वर्तमान की निरंतरता भी शामिल होती है। इनका मानना है कि जो परंपरा है उसमें केवल अतीत का बोध नहीं होता, बल्कि वर्तमान की निरंतरता भी शामिल होती है। इनके अनुसार किसी भी नए कवि को अपनी रचना करते समय अतीत के महान साहित्य को अपने वर्तमान में जीवित रखना चाहिए। इलियट कह रहे हैं कि किसी भी जो नया कवि है उसको अपनी रचना करते समय अतीत के महान साहित्य को अपने वर्तमान में जीवित रखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और अपने साहित्य में रहना चाहिए। उसके साहित्य में उसका कोई न कोई अंश होना चाहिए। ठीक है। परंपरा की अवधारणा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जो परंपरा की अवधारणा है इनकी, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है ऐतिहासिक बोध। इलियट का मानना है कि एक अच्छे कवि के पास केवल अतीत का ही नहीं, बल्कि उस अतीत की वर्तमानता अर्थात प्रासंगिकता, वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, का भी ज्ञान होना चाहिए। एलियट कह रहे हैं कि एक अच्छे कवि के पास केवल अतीत का ही नहीं, बल्कि अतीत में उसकी जबकि वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐतिहासिक बोध। दूसरा पॉइंट है अतीत और वर्तमान का संतुलन। इन्होंने कहा कि अतीत और वर्तमान का संतुलन होना चाहिए। परंपरा का अर्थ अतीत की हूबहू नकल करना नहीं है। ये कह रहे हैं कि परंपरा का अर्थ अतीत की हूबहू जैसे कि तैसी, जैसा है वो वैसी नकल करना नहीं होना चाहिए, करना नहीं है। इसके बजाय जब कोई नई और उत्कृष्ट रचना बनती है, ये कह रहे हैं कि इसके बजाय जब कोई नई और उत्कृष्ट रचना बनती है तो वह पूरे साहित्यिक अतीत के ढांचे में समा जाती है, तो वो पूरे साहित्यिक अतीत के ढांचे में समा जाती है और उस अतीत में भी थोड़ा बदलाव लाती है, और जो अतीत है उसमें भी थोड़ा बदलाव लाती है। अतीत और वर्तमान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एलियट कह रहे हैं कि जो अतीत और वर्तमान है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, जो अभी हमने ये इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा पढ़ी व्याख्या सहित, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, जिनके उत्तर आपको आते हैं, देख लीजिए आप। कविता संवेगों का उन्मुक्त प्रवाह नहीं, बल्कि संवेगों से पलायन है। यह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? यह है इलियट का। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा का सही अर्थ क्या है? इलियट के अनुसार परंपरा का सही अर्थ क्या है? आता है आपको, आंसर आ रहा होगा आपको इसका। इसका सही आंसर है अतीत का एक जीवंत बोध जो वर्तमान के लिए अनिवार्य और प्रासंगिक हो। वर्तमान में वो चीज़ अतीत की प्रासंगिक होनी चाहिए। यही इलियट ने परंपरा को बताया है। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? जो इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कविता में कवि के व्यक्तिगत अहम और भावनाओं का विलय कर देना। मूल उद्देश्य है कविता में जिसमें कवि अपनी व्यक्तिगत अहम और भावनाओं का विलय कर देता है, वही निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, इलियट ने कवि के मन की तुलना किस वस्तु या धातु से की है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करती है? किससे करी है? वह है प्लेटिनम। प्लेटिनम का देखा होगा आपने, जब हम ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें हैं जब वो मिल जाती हैं, ठीक है, प्लेटिनम की उपस्थिति में उनको मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, प्लेटिनम रहता है उपस्थित में, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्लेटिनम अपरिवर्तित रहता है, वो तो बदल जाती है ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, लेकिन जो है प्लेटिनम है वो जैसा का तैसा रहता है, वही रहता है। वैसा ही ये कह रहे हैं कि कवि के मन भी प्लेटिनम की तरह ही होगा,
वो रचना करेगा लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो अपना निजी उसका सुख दुख है कवि, वो अपनी कविता में नहीं समाहित करेगा, जबकि वो क्या देगा, जो सार्वजनिक सभी का दुख है उसको कविता में स्थान देगा या अपनी रचना में स्थान देगा। इसलिए इन्होंने कवि के मन की तुलना प्लेटिनम से की है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, भारतीय काव्यशास्त्र में कौन सा आचार्य है जिसके साधारणीकरण और रस निष्पत्ति संबंधी विचार टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाते हैं? वह हैं आचार्य भट्टनायक। इनके हैं साधारणीकरण और रस निष्पत्ति के सिद्धांत, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं। ये पढ़ने हैं तो आप इससे पहले के वीडियो देख लीजिए, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत से ये मेल खाते हैं या उसी की तरह उन्हीं का प्रभाव इसमें दिखता है। अगला प्रश्न बनता है, इलियट के अनुसार परंपरा का विस्तार कैसे होता है? इलियट के अनुसार परंपरा कैसे विस्तार करती है? यह अतीत और वर्तमान के निरंतर संवाद और सामंजस्य से विकसित होती है। जो परंपरा है उसका विस्तार होता है अतीत और वर्तमान के निरंतर संवाद और सामंजस्य से। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न बनता है, टी.एस. इलियट का प्रसिद्ध निबंध जो है परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने दोनों सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा दी और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, कब प्रकाशित हुआ? यह हुआ 1919 ईस्वी में। जो इनकी पत्रिका द एगोइस्ट में, जो पत्रिका है द एगोइस्ट, इसमें ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ आ गया होगा इलियट का निर्वैयक्तिकता या का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। ये समझ में नहीं आया है या कुछ और जानना है और क्वेश्चन पढ़ने हैं तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।